सबकी खबर ले, सबको खबर आप दे। देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। आज हमारे साथ बातचीत के लिए वफ अली जां खां के पूर्व मुतवल्ली और सामाजिक कार्यकर्ता बहार आलम हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे इस वफ को लेकर, जो वफ एक लंबे समय से विवादित है। आपको ये जानकारी दे दें कि इस वफ के मुतवल्ली मरहूम मौलाना कल्बे आबिद साहब थे और मौजूदा समय में इस वफ के मुतवल्ली मौलाना कल्बे जवाद साहब हैं। इन दोनों के बीच में दो मुतवल्ली रहे हैं और उनमें एक बहार आलम साहब भी रहे हैं। बहार आलम साहब के पास ये वक्फ उस वक्त आया जब उसकी संपत्तियों को बुरी तरह से बेचा गया, गड़बड़ी की गई, खुर्द-बुर्द किया गया। किसने किया, शायद ये बताने की हिम्मत सब में नहीं है, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े नाम थे जिनकी तरफ लोग आवाज उठाते हुए डरते हैं। इन्हीं में मौलाना मरहूम कल्बे आबिद साहब का भी नाम था। लेकिन कोई भी कागज कभी मुर्दा नहीं होता, कागज गवाह होता है। यही कागज जिस पर इबारतें लिखी होती हैं, यही कागज इतिहास बन जाता है। और आज जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं वो इतिहास जिंदा दिखाई देता है। यही इतिहास है जो सही बुखारी भी है और सही मुस्लिम भी है। उन्हीं में से सही चीजें छांटी जाती हैं। इसी तरह से वफ अली जां खां की वो संपत्तियां और उनके पेपर मौजूद हैं, जिससे ये साबित किया जा सकता है कि किसने गलत तरीके से उसके साथ बर्ताव किया और उसके मुतवल्ली काल में कितनी संपत्तियों के साथ खुर्द-बुर्द हुआ या बेचा गया। बहार आलम साहब को ऐसे समय में इस वफ का मुतवल्ली बनाया गया जब इस वफ की ज्यादातर संपत्तियां खुर्द-बुर्द हो चुकी थीं। अब इसको खुर्द-बुर्द करवाने में इनका कितना हाथ था और जिन लोगों ने खुर्द-बुर्द किया था उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाने में क्यों मुरव्वत की, हम इन सब के बारे में जानकारी लेंगे बहार आलम साहब से। बहार आलम साहब, जरा बताएं कि आपको किस हाल में वफ अली जां खां मिला था और आपने बड़े लोगों की तरफ उंगली क्यों नहीं उठाई, जैसे मौलाना मरहूम कल्बे आबिद साहब, जिनके खुर्द-बुर्द के कागज साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। वक्फ संपत्ति जो बिकती नहीं है, अगर वो बाकी थी तो जिन लोगों ने लिया था उनसे लेने की कोशिश क्यों नहीं की, उनको नोटिस क्यों नहीं दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने कई मकानों में नोटिस दिलवाए, दिए और उसको वापस लेने की भी कोशिश की और उसमें हमने 3 मकान हासिल भी कर लिए थे, खाली करा लिए थे। वक्फ बोर्ड ने हमारी उसमें मदद की थी। रिक्विजिशन जारी हो गया था उसका और पहले मुकदमा चला 3 मकानों का, उसके बाद रिक्विजिशन जारी हो गया। फिर मैंने वो 3 मकान हासिल कर लिए थे, जिसमें 238/67 का था एक और 238/74 का 3 मकान ये हमने खाली करा लिए थे। और एक मकान जिसमें हमारे चचा रहते थे, उसमें 238/98, 238/97 उसके बगल वाला मकान था। तो मैंने उनसे कहा कि ये मकान चचा वफ का है, तो कह रहे बेटा मुझे मालूम है। तो मैंने कहा इसका किराया किसको देते हैं? कह रहे पहले मैं मौलाना किसी और के नाम बताया उनको देता था, अब मैं मौलाना कल्बे जवाद साहब को देता हूँ।
तो मैंने सोचा इसका किराया वक्फ को देना चाहिए आपको। कहने मैं जानता हूँ बेटा, ऐसा करो कि मुझे एक नोटिस दिलवा दो वक्फ बोर्ड से, मैं तुमको किराया दे दूंगा। मैंने उनको वक्फ बोर्ड में जाके मैंने लिखित शिकायत की कि ये ऐसी सी बात है कि तुम्हारे एक नोटिस इनके नाम आ गया, यहाँ उनके नाम भी आ गया, बगल वाले के नाम भी आ गया 97 के नाम। और उसके बाद उन्होंने ले जाके उस नोटिस को कल्बे जवाहर साहब के आगे पेश कर दिया कि देखिए ये किराया आप लेते हैं, नोटिस वोट से मेरे पास आ रहा है। तो कल्बे जवाहर साहब ने मुझे बुलवाया और मैं उनके पास गया। उन्होंने कहा कि ये आपने कैसे को नोटिस दे दिया कि ये मकान वक्फ का नहीं है। मैंने कहा अगर वक्फ का नहीं है तो जिसका मकान है वो अपना कागज दिखा देगा, कह नहीं है मेरा मकान है। मैंने कहा आपका मकान कैसे हो सकता है, कह नहीं मेरा मकान है और मेरी वालदा का मकान है ये। मैंने कहा बस एक बात हमको आप बता दीजिए, अगर आपकी वालदा के नाम या मेरी वालदा के नाम कोई मकान है तो मेरे वालिद के नाम हाउस टैक्स वाटर टैक्स आ सकता है? कहने नहीं आ सकता है। तो मैंने उनको कागज निकाल के दिए और सब कागजों पे लिखा हुआ था ट्रस्टी कल्बे आबिद, ट्रस्टी कल्बे आबिद ये लिखा हुआ था। उसका ट्रस्टी कल्बे आबिद मरहूम पूरा लिखा हुआ था। नगर निगम के और नगर पालिका के कागज थे। तो मैंने दिखाया उनको, कहना नहीं नहीं ये मकान जो है आप इसको छोड़ दीजिए और आप मकानों को देखिए। ये तो बातचीत चली रही थी। हम तहसील में हमने महीनों लगा दिए थे कागज ढूंढने में, क्योंकि इस वक्त की 88 बीघा जमीन थी और ये हमारे पुश्तैनी लोगों ने किया था, हमारे दादा के परदादा ने किया था इसको, वो दादा के दादा ने किया था। और उसको हमने कागज ढूंढने में बहुत टाइम लगा दिया था कचहरी में, तहसील में। 88 बीघा जमीन गई कहाँ इसकी। तो उसमें हमें कागज मिला एक मुख्तार आम, जो जनाब कल्बे आबिद साहब मरहूम क़िबला ने किया था, मुख्तार आम। तो मैंने उसको देखा कि मैंने कहा ये किसका नाम किया, तो देखा कंचन सिंह के नाम, उन्होंने उसको मुख्तार आम किया था। और उसमें 2 जमीनें थी। 749 में 1 बीघा 10 बिस्वा जमीन थी और 756 में 15 बिस्वा जमीन थी। और उसको उन्होंने कंचन सिंह के नाम उसका मुख्तार आम किया था। मुख्तार आम जो था वो हुआ 14/8/74 को, 14/8/74 1974 को मुख्तार आम किया गया और 21/8/1974 को इसकी रजिस्ट्री कर दी गई। एक चीज तो ये सामने आ गई। एक चीज क्लियर कर दीजिए, मुख्तार आम क्या होता है और क्या मुख्तार आम करना सही है या गलत है? देखिए मुख्तार आम जो होता है वो एक तो वक्फ प्रॉपर्टी का हम कर नहीं सकते किसी के नाम, पहली बात ही बगैर बोर्ड की परमिशन के। और अगर हमने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी का किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन वक्फ की नहीं कर सकते। और फिर उसमें वक्फ की हमने की भी तो उसमें हमने उनको बेचने की परमिशन भी दे दी। मुख्तार आम में साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं इस मज़कूरा जायदाद की देखभाल नहीं कर सकता अपनी मसरूफियत की बिना पे, और मैं जायदाद को बेचना भी चाहता हूँ। एक सवाल और यही इस पॉइंट को लेके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, क्या बेचना जो है, बेचने की परमिशन देना, क्या ये बेईमानी का काम नहीं था? परमिशन देने का पावर बोर्ड को है नहीं कि बेचने के लिए जमीन की परमिशन देते। वो तो यानी सीधे इस कागज को और मुख्तार आम को देख के ये कहा जा सकता है जिसने भी किया, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, मौलाना हो या कोई और हो, उसने गलत काम किया। जी बिल्कुल, ये गलत तो है ही है। और फिर एक मकान के कागज हमको मिल गए। ये मंडी में मकान है 238/17 या 7 है, कुछ ऐसे ही है वो, उसमें डोर वाली गली में। तो वो रजिस्ट्री मिल गई हमें, तो मैंने उस रजिस्ट्री को पूरा पढ़ा। उसके बाद मैंने इन सब कागजों की शिकायत वक्फ बोर्ड में की। सारे कागज मैंने लगा लगा के मुख्तारनामे की भी और जो शैल गुप्ता के नाम रजिस्ट्री की गई थी उसकी भी लेके और सब
सारी बातें जितने भी जो कागज हम आपको बता रहे हैं ये सब बोर्ड की फाइल में लगे हुए हैं। इसको त्यागी जो है सब फैला चुका है कायदे से। जी त्यागी ने इसके ऊपर बहुत ही चर्चा की है, बहुत अखबारबाजी की, सब कुछ किया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए उसमें। तो हम लोग क्या कर पाएंगे? उसमें कुछ ना हम करना चाहते हैं, खत्म कीजिए इस बात को। उसमें है क्या नहीं भाई? जो नंबरान हमने आपको बताए, जी जो हमने अभी आपको नंबरान बताए हैं 756 और 749 पुरानिया के जी नंबर है। ये आज भी बोर्ड में चढ़े हुए हैं। रजिस्टर नंबर 37 में ये नंबर आज भी चढ़े हुए हैं। जमीन बिक चुकी है, इसका मुख्तारनामा, बेचानामा सब मैंने बोर्ड में लगा के दिया था। बहर आलम इसी भाई के ये बिना बताइए कि रजिस्टर 37 में वफ अली जा खां की जो संपत्तियां चढ़ी हुई हैं, वफ जायदाद, वो तो बहुत ही बेशकीमती हैं, वो करोड़ों की होंगी। उसके बारे में बताएं, कितनी संपत्तियां थी जो आपने देखा? अगर मौजूदा वक्त में सारी जायदाद होती है अरबों की थी और हमें तो एक भी जायदाद नहीं मिली। हमने तो बहुत कोशिश की ढूंढने की कि हमें कोई जायदाद मिल जाए, तो कोई जायदाद नहीं मिली। और जो कटरे में मकान थे उसमें से मैंने 3 मकान निकाले, जिंदा किया उसको। बाकी 6 पे मुकदमा और चल रहा था, जो हमारे हट जाने के बाद वो रुक गया और रुकने के बाद वो आज तक पेंडिंग में है। अभी आपने बहर आलम साहब, आपने अभी फरमाया कि अब कुछ नहीं है, तो मौलाना कल्बे जवाद आजकल इस वफ के मुतवल्ली हैं, तो वो किन प्रॉपर्टीज के मुतवल्ली हैं, किस चीज के लिए मुतवल्ली हैं? सिलसिले में एक इमामबाड़ा है अली जान खां का और कुछ चंद मकान है उसकी जायदाद में जो बचे हुए हैं वहां पे उस एरिया के। बाकी और सब मकान बिक भी चुके हैं उसके बहुत से, और जो खुदबुद हो गए लापरवाही की वजह से, और तो बाकी कुछ नहीं बचा हुआ। जब हम बने थे मुतवल्ली, 11,000 उसकी सालाना आमदनी थी, तो हमने धीरे धीरे करके 44,000 कर भी दी उसकी सालाना। लेकिन 70-75 हजार रुपये सालाना हमने खर्चा किया हर साल उसमें। 44,000 होने से कोई फर्क थोड़ी पड़ा। और फिर हमने कचहरी, कोर्ट कचहरी, वकीलों को कितना का पैसा खिलाया, इसलिए कि ये हमारे खानदानी जायदाद है, कुछ निकल रहा है, कुछ बच जाए, लेकिन निकली कुछ नहीं। लेकिन आप जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अगर कोई एक्टिव मुतवल्ली होता जो दौड़ भाग कोर्ट कचहरी कर सकता था, तो वो आज भी इस वफ की करोड़ों की जायदाद को बचा सकता है। इसको बचा सकता है। आप सर क्यों हिला रहे हैं? आप डर क्यों रहे हैं? आप डर के क्यों बात कर रहे हैं? क्या गाली गलौज का असर अभी भी, जो आपको गालियां दी गई हैं उनके खानदान के लोगों ने, क्या आप उसी से डरे हुए हैं? आप खुल के बात कीजिए। जो उनके खानदान के लोगों ने जो गाली बकी हमको या हमारे बड़े भाई को गाली दी, तो उनकी जिंदगी में तो उनकी किसी की औकात नहीं थी जो गाली बक देता वो। और अब उन्हीं ने बकी है तो वो उसकी एक आदत पड़ी भी अपने घर में अपने बड़े भाई को गालियां दिया करता है वो। तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। जब अपने बड़े भाई को गालियां देते हैं और जनाब तक को गाली देते हैं, तो हम क्या चीज है उसमें? हम किसी गिनती में नहीं आते हैं, इसलिए हम खामोश हो गए। हमने कहा पागल है, बकरा बकने दो। नहीं, क्या ये जो आप बात कह रहे हैं कि शमील बावर्ची मौलाना कल्बे जवाद साहब को गाली देता है, ये सही है? ये तो बहुत ही चौंकने वाली बात है। चौंकने वाली बात नहीं है, वो खुद जानते हैं, जनाब खुद जानते हैं, और उसी की वजह से वो मजबूर भी रहते हैं, उसकी बातों से दबते भी हैं, दबते चले आ रहे हैं। दुनिया जमाना भी देख रहा है, और सब कोई बेवकूफ तो आदमी है नहीं कि आप इनसे क्यों दब रहे हो? क्यों दब रहे हो भैया? क्यों धौस खा रहे हो आप इनसे? मतलब आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि मौलाना कल्बे जवाद की कुछ नब्ज जो है उसके हाथ में है। वो लोग की अंदरूनी बातचीत है, उसमें हम क्या जवाब दे सकते हैं उसमें कि है या नहीं है। बहरहाल वो काबिले एतबार आदमी नहीं है वो, लेकिन उनका भाई एक चीज हमने देखी कि उसने गालियां दी आपको, और मुशीर आलम भाई को, मरहूम को गालियां दी, जिनके शायद आपने सही कहा
कि जिंदा रहते तिरछी आंख भी नहीं देख सकता था, तो अगर वो देख लेते तो शायद ये पेशाब कर देता, है ना। लेकिन आप खामोश रहे, इसकी क्या वजह थी? हमने कहा ना, हमने यही सोच के खामोश हो गए, जो जनाब को उल्टा सीधा कह सकता हो तो मुझे कहने में उसको कितनी देर लगेगी। वो सभी को कहते हैं भैया कौन से मौलवी को उन्होंने छोड़ दिया है, ये बता दीजिए। मैं आप चाहे वो मिर्जा अठर साहब हो, मौलाना यासूर मियां किबला हो या एजाज साहब हो, जो भी हो, और भी मौलाना है, सबको वो कह लेते हैं। तो उसमें मौलानाओं के बाद कई बहुत नीचे हमारी गिनती आती है, तो हमारी किन गिनती में हम है उस नियत से अगर आप देखिए। खैर, हम फिर वफ अली जा खां की संपत्तियों को लेके आगे बढ़े। ये वफ जिसे अली जा खां ने वफ किया और बहुत सख्त वसीयतनामा लिखा, शायद आप जिस हिसाब से काम कर रहे थे वसीयतनामा भी पढ़ा हो, उसके बारे में बताएं, जिसमें बीवियों तक पर भी उन्होंने पाबंदियां की हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कोई कोताही नहीं की थी जरा सी भी, और हर तरीके से पाबंद कर दिया था सभी को। और उसमें एक बात इन्हें जो लिख दी थी जिसकी वजह से सारी जमीनें बिक गई, वो थोड़ी सी, पता नहीं किसने लिखवा दिया था ये, और बहुत ऐसा होता हो, उन्होंने ये लिख दिया था कि जो भी मुतवल्ली खानदान इश्तिहाद का मशहूर मारूफ होगा और मुस्तहद होगा, वो इस वफ का मुतवल्ली रहेगा, और मुतवल्ली को ये लाजिम होगा कि वो अपने नाम, मेरी पूरी जायदाद के नाम दाखिल खारिज करता रहे, अपने नाम कराता रहे। उसके बाद दूसरा मुतवल्ली आएगा, वो अपने नाम दाखिल खारिज कराएगा। अब वो कहाँ पे ब्रेक लग गया कि उसके आगे दाखिल खारिज किसी ने नहीं कराई, तो इसका नजायज फायदा गलत फहमी में लोगों ने उठा दिया। यानी दाखिल खारिज जो है सिर्फ कल्बे आबिद साहब के नाम ही नहीं हुई, बल्कि कल्बे सादिक साहब के भी नाम हुई, जिसका उन्होंने भी मुख्तार आम बना के बेचवाया। क्या आपको उसकी जानकारी है? देखिए, वो कल्बे आबिद साहब को दादा मरहूम का भी नाम कल्बे आबिदी साहब से, जैसा कि हमने सुना है, तो उनके नाम ही दाखिल खारिज थी। तो जो कल्बे आबिद साहब ने बेची, वो भी यानी कि जानबूझ के उन्होंने नहीं बेची होगी कि ये वफ है, और मेरे दादा के नाम की जमीन है, खत्म कर दिया। क्योंकि उसका सबूत ये है कि 1973 में मौलाना कल्बे आबिद साहब मरहूम किबला ने इस्तीफा दिए थे सारे औकाफ से, और 1974 में इसका मुख्तारनामा किया उन्होंने। अगर उनको ये मालूम होता कि ये वफ है तो मुख्तारनामा करते ही क्यों? बड़े बड़े आराम से आपने बड़े आराम से बचा लिया, ये कह के कि शायद उनको जानकारी नहीं थी। नहीं, एक मिनट, मेरा सवाल तो सुन लीजिए आप। मेरा सवाल सुन लीजिए। हमने ये कहा कि हो सकता है कोई इस बात की जानकारी हो सकते में, चूंकि मुतवल्ली आप थे इसलिए मुतवल्ली का पक्ष ले रहे हैं, पूर्व मुतवल्ली का। और मैं ये कह रहा हूँ कि एक शरीयत का जानकार जो सारी चीजों को जानता है, और वो इस तरह की जो कार्रवाई की है, जिसपे आज जो कागज देख के लोग बिलबिला रहे हैं, बहुत सारे पिल्ले बिलबिला रहे हैं, जिनको कागज पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि वो कुत्ते हैं या लिखने वाला या बोलने वाला कुत्ता है। कागज कभी मरता नहीं है, शायद आप इसके गवाह होंगे, क्योंकि इन्हीं कागजों के बिना पे आपने 6 या 7 प्रॉपर्टीज को निकाला है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो ये मंडी वाला मैंने मकान बताया जो रजिस्ट्री हुई है, उसके नंबरान चाहे आप नोट कर लीजिए या आपके पास होंगे। इसका नंबर बही नंबर 1 जिल्द नंबर 2120 के कुछ दफा 300 से 301 में नंबर 4118 पर आज दिनांक 11 दिसंबर सन 1972 को रजिस्ट्री की गई। ये कल्बे आबिद साहब मरहूम ने रजिस्ट्री की थी। उसमें लिख के किया था कि मैं वफ नवाब अली जान खां का मुतवल्ली हूँ, ये मज़कूरा जायदाद वफ नवाब अली जान खां की है, और मैं बहैसियत मुतवल्ली इस वक्त की रजिस्ट्री कर रहा हूँ। मैंने इसकी इजाजत वक्फ बोर्ड से दरखास्त फला तारीख को हासिल कर ली थी। मेरी मालूमात के हिसाब से जब मैंने वहां पूरी फाइल खंगाली, मैंने वहां मालूम किया, लिख के भी पूछा, सबने बताया यहाँ से कोई परमिशन नहीं ली गई। और जब मैंने कल्बे जवाद साहब को बताया तो
अब उनको उस पर आगे कार्रवाई करना चाहिए थी, उनको या तो मकान खरीद लेना चाहिए था, वापस करते थे वक्त को, या जो भी करते, जो मुनासिब होता वो करते। उन्होंने कुछ नहीं किया उसको, तो हम भी खामोश हो गए। बहरहाल ये सारे कागज जितने भी थे सब बोर्ड में लगे हुए हैं, हमारी एप्लीकेशनें भी लगी हुई है इसके ऊपर, और इसी के बिना पे हमको हटाया गया था। हमको इसकी बिना के ऊपर हटाया गया था, जबकि मैंने जनाब से कहा भी, देखिए अगर मैंने अच्छे काम किए हैं, 3 मकान मैंने निकाल दिए वक्त के, तो मुझे कहीं से कोई भी जगह पे प्रोत्साहन कर दीजिए, थोड़ा सा मेरी इज्जत अफजाई कर दीजिए, 2 अल्फाज बोल के मैं वही इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने मुझको हटाया वहां। हमने उनसे कहा था कि हटाइएगा तो ये जाएगा ही खबर कौम में कि हमने कुछ गलत किया होगा, जबकि अल्लाह गवाह है कि मैंने कभी भी किसी भी उनमें किया ही नहीं है। और 16 साल वसीम तो यहाँ के रहे चेयरमैन, कभी उसने मुझे मुतवल्ली नहीं बनाया, क्योंकि मेरे 36 का आंकड़ा था। जिसको ये कहते हैं कि ये वसीम के आदमी है, वसीम के आदमी है, अगर हम वसीम के आदमी होते तो 16 साल में 16 जगह के मुतवल्ली होते। अगर हमें यही शौक होता, ये कमाने का शौक होता मुझे, उसने मुझे एक जगह कभी नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया। नहीं, वसीम का मुतवल्ली तो वसीम के आदमी की बात तो इन्होंने अभी कही, जब आपने गोसाईगंज की करबला में काम शुरू किया और वहां के लिए एक्टिव हुए। आप जैसे ही जो है आपको इनएक्टिव करने के लिए वसीम का आदमी कह दिया गया, आप चुपचाप हो गए, और आज उस करबला का बुरा हाल है। खुद ही देख लीजिए, हमने बहुत अच्छा काम शुरुआत की थी, और इंशाल्लाह का कर रहे होते तो बहुत ही अच्छा हो चुका होता अब तक के। लेकिन जब सब बीच में आगे हमको गलत सलत कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो मतलब भैया किनारे हो जाओ, अपना पैसा भी खर्चा कर रहे हैं, बदनामियां भी उठा रहे हैं, इससे अच्छा किनारे हो जाओ, कहीं और लगा देंगे। आप कह रहे हैं अपना पैसा, उसके नाम पे तो हमारे ख्याल से 50 लाख चंदा आ गया, जैसा कि मौलाना ने भी कहा था देंगे, और चेयरमैन अली जैदी ने भी कहा था, और बहुत सारे लोगों ने कहा था, जो आपको याद होगा। आप जरा बताएं उसके बारे में, कितना चंदा आया? हमारे हटने के बाद ये काम हुआ है कि हम लोग वहां से हट गए, बिल्कुल किनारा कशी कर ली, मौलाना साहब अब्बास साहब ने भी किनारा कशी कर ली, और हम लोग वहां से हट गए। उसके बाद जब कलवे जवाब साहब 16 सफर को गए, उन्होंने मजलिस पढ़ी माशाल्लाह से, और उसके बाद प्रोग्राम हुआ। फिर बाद में मजलिस के बाद जो है ऐलानात हुए, तो उसमें चेयरमैन अली जैदी साहब ने कहा कि मैं 5 लाख रुपए दूंगा इसकी मरम्मत के लिए, और 2 लाख किसी ने, कोई विकास साहब थे उन्होंने कहा मैं दूंगा, और मौलाना हसन रजा साहब ने 50,000 51,000 कहे थे, कलवे जवाब साहब ने कहा था जो कम पड़ेंगे वो मैं दे दूंगा, और चंद लोगों ने ऐलान किए थे। अब वो पैसा आया या नहीं आया, कहाँ गया, ये नहीं पता। आजकल तो उसमें चंदा मांगा जा रहा है, चंदा दे दीजिए, चंदा दे दीजिए, जो आया उसके कोई जिक्र नहीं हो रहा है। सुना गया शायद आपसे भी चंदा मांगा गया अभी हाल ही में। चंदा तो देखिए हम नहीं देंगे, हम अपने हाथ से बनवा रहे थे, हम 1.5-2 लाख रुपए पे लगा चुके थे। हम कोई एहसान नहीं कर रहे कि हमने कर रहे थे, बहुत दिया लगा रहे थे, हम और लगाते और आगे बढ़ते। लेकिन वह मुर्तद के आदमी, मुर्तद भैया जब है नहीं तो जबरदस्ती कहो तो हम तो पीछे हट ही जाएंगे। हम पीछे हट गए इसीलिए। अच्छा। और इसी अलीजान खान के मकान में हम आपको एक बात और बताते हैं, अकेले कलवे जवाब साहब ने, इसमें मौलाना साहब अब्बास साहब ने एक मकान खरीद लिया था, लाइलमी में खरीदा था उन्होंने। उस वक्त का मुकदमा चल रहा था, मकान का मुकदमा चल रहा था, तो उन्हीं ने उस मकान को अपने बहन के नाम से रजिस्ट्री करा ली, अपने नाम कराई थी रजिस्ट्री, उनका फोटो लगा रजिस्ट्री में। तो जब मुझे पता चला कि ये मकान बिक गया, तो मैंने वो बोर्ड में बुलाया, तो नहीं हमको मालूम है, और वहां से कागज बन के निकल चुका था, जिन्होंने बेचा था उनके खिलाफ और मौलाना साहब अब्बास साहब के खिलाफ। तो मैं फौरन इधर आया, मैं आके बगैर साहब अब्बास साहब से बात की, और तो जिन्होंने बेचा था उनसे बात की। तो मौलाना साहब अब्बास साहब ने पहले जुमला ये कहा कि ठीक है, मेरा जो पैसा लगा उसको वापस करा दीजिए, मैं मकान मैं नहीं लूंगा, उसका मकान मैं खरीदूंगा नहीं। तो खैर वो बाद में, जिसके पैसे, जितने पैसे इन्होंने दिए थे मकान बेचने वाले को, उसके पैसे इनको हमने वापस करा दिए, और इनकी रजिस्ट्री हमको मिल गई थी वापस बाद में। मकान का कब्जा मिल गया। जब मकान का कब्जा मिल गया तो जिसका मकान था मैंने उसको ले जाके चाबी दी, मैंने कहा ये लीजिए। कहना ये तो आपने खाली करा लिया, अब आप लीजिए। हमने कहा नहीं, इसमें किराएदार आप बसाइए, पगड़ी आप लीजिए, किराए की रसीद खाली हम काटेंगे। ये
ये भाई ये वही मकान है जिसके बारे में मुझे कोई बता रहा था कि आपको मौलाना सैफ अब्बास घूस के रूप में एक नोट की गड्डी पूरी पकड़ा रहे थे कि आप इस पर कोई कार्रवाई ना कीजिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। सिर्फ लेकिन दिखाए थे। कहने को तो लोग पता नहीं करते क्या क्या कह जाते हैं। मौलाना साहब अब्बास ने खुद ही से उसको मकान को वापस किया। उन्होंने सिर्फ ये हमसे कहा कि यार इसके पैसे हमारे जो हमने लगाए हैं वो हमें वापस करा दीजिए। जिन्होंने बेचा था मैंने उनसे जाके बात की, वो भी शरीफ आदमी थे। उन्होंने कहा मुझसे गलती हो गई है, मैंने कहा पैसे वापस कर दीजिए उनके। जब 3 लाख कुछ का था उनके पैसे वापस हो गए थे। बाद में जब ये पगड़ी में उठा तो मैंने उसमें 1 रुपया नहीं दिया। जिसने खरीदा वो 5,000 रुपये मुझे जबरदस्ती देने लगा। तो मैंने कहा ला भैया ला दे दो, मैं उसकी रसीद दे रहा हूँ। मैंने उसकी रसीद काट के उसको दे दी 5,000 की। तो लोग कहते कहा उन लोगों ने, आज ही लोग वहां गवाए कि अगर कोई और होता तो पूरे कब्जा देने के पैसे खुद ले लेता हूँ। लेकिन बाहर भाई ने 1 रुपया नहीं दिया, उसमें से सिर्फ 5,000 रुपए खरीदने वाले ने हमसे दिए थे नजर मौला के नाम से। मैंने उसकी रसीद दे दी थी उनको। अच्छा, इस बताइए इस वफ के कुछ मकान ऐसा सुनने में आया है कि मौलाना कल्बे जवाद साहब कहते हैं कि उनकी माँ के दहेज में मिला है। ये क्या कहानी है जिसपे आपने छेड़ा था? हमने अभी आपको बताया आपको। अब वो गलत फहमी रही हो या जो भी हो, जब हमने उसको वो दिखाया, हमने कागज दिखाया, हमने कहा देखिए इसमें अगर मेरी वालदा के नाम मकान है तो मेरे वालिद के नाम हाउस टैक्स वाटर टैक्स नहीं आ सकता। पहले हाँ बिल्कुल नहीं आएगा। तो मैंने कहा देखिए आप करें मेरी वालदा के मकान और ये देखिए हाउस टैक्स वाटर टैक्स देखिए, इस पर ट्रस्टी कल्बे आबिस कमरून लिखा हुआ है। तो उन्होंने देखा, उसका देख के वो चुप हो गए। अभी हाल में उसी में से एक मकान की फाइल चल रही थी जिसकी जांच करवाई वक्फ बोर्ड ने, और वो शायद इसलिए जांच करवाई क्योंकि मौलाना कल्बे जवाद को बेचने देने की नीयत नहीं थी, इसलिए वहां से रिपोर्ट लगवा दी गई कि ये मकान वक्फ का है और वो नहीं बेच पाए। हो सकता हो, मतलब कई मकान ऐसे हैं जैसे 238/97, 238/98 और देखिए 238/71, 238/66, 238/66 का, 238/97, 98 सब उसी में है। और इसमें से पता नहीं कौन से मकान की जिन्हें कराई होगी, सब मकान उसी वक्त के हैं। अच्छा, इसके मुकदमे लड़ रहे थे। 3 हमने मकान निकाल लिए थे, 7 मकान निकालना थे मुझे और उसके बीच में हमको हटाया गया। आज तक वो 7 मकान न किसी ने छुए ना आगे मुकदमा चल के वक्फ ट्रिब्यूनल से भी हार चुके थे वो लोग। अच्छा, 3 लोग वक्फ ट्रिब्यूनल से हार चुके थे जी, दूसरे वाले 3 हमने निकाल लिए थे, 3 और लोग वक्फ ट्रिब्यूनल से भी हार चुके थे। हमें खाली उसका कब्जा लेना था, नहीं बीच में आ गए। आपके बाद तो जो मुतवल्ली बने वो तो मौलाना कल्बे जवाद साहब बने हैं, यानी आप सीधे सीधे इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि आपके बाद जो मुतवल्ली बना उसने मेहनत नहीं की और उन मकानों को निकालने की कोशिश नहीं की। देखिए मौलाना कल्बे जवाद साहब के कचहरी तो जाएंगे नहीं, ना मुकदमा लड़ने जाएंगे। वो उन्हीं ने अपना एक मुंशी वहां बनाया या मैनेजर किसी को बनाया, उसने सब वहां पर काम खराब किया। कल्बे जवाद साहब ने नहीं किया उस बात। कल्बे जवाद साहब तो मुतवल्ली बन गया और ना वो कहीं जाते मुतवल्ली बनने पर, किसी को अपना मुंशी बना दिया, कभी किसी को मैनेजर बना दिया। वो लोग गड़बड़ करते, बदनामी इनकी होती है। जब मौलाना कल्बे जवाद साहब के बस में नहीं है तो 20-20 वक्फ के क्यों मुतवल्ली बने हुए हैं? नहीं, आप भी कौम के एक फर्द हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, रिस्पेक्टेड हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह से वक्फ बर्बाद करना चाहिए, कुर्दबुद करवाना चाहिए? वो करें या उनका कोई आदमी करे या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव करे? जिम्मेदारी तो इनकी है कि नहीं है? इनकी बनती है, तो बात सही कह रहे हैं आप, जिम्मेदारी नहीं की है। अब वो दूसरों को बना देते हैं, वो अपने खुद बुद्ध करे या कुछ करे, उस पर मतलब गड़बड़ हो जाता है, बदनामी इनकी होती है। ये थे बहार आलम भाई जिन्होंने बेबाकी के साथ सवालों के जवाब दिए। हम इस एपिसोड को आगे भी जारी रखेंगे और एक बार फिर हम कुछ मुद्दों को लेके, वक्फ के मुद्दों को लेकर बहार आलम साहब से बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।